नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर 10 फोटोसिंथेसिस का जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें आगे के टॉपिक पढ़े उससे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसको कुल फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसका इक्वेशन हमने पढ़ा था, जो इस तरह से लिखा जाता है 6CO2 प्लस 12H2O। ये सनलाइट जो है उसके प्रेजेंस में और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उनके प्रेजेंस में बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं C6H12O6 प्लस साथ में बनते हैं 6H2O मॉलिक्यूल और प्लस साथ में 6O2 जो है वो बनते हैं, जो बाहर छोड़ दिए जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है इसको या पूरी जो रिएक्शन है इसको दो रिएक्शन में हम डिवाइड करते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी जो है वो है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है उनका लाइसिस फोटोलाइसिस होता है, लाइट या फोटोन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कारण द्वारा, और ये बनते हैं 6O2 यहाँ पर बनते हैं, साथ में 12 NADPH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और प्लस 18 ATP जो है वो भी यहाँ पर बनते हैं। फिर डार्क रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का असिमिलेशन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड को असिमिलेट किया जाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को असिमिलेट किया जाएगा, उसमें जरूरत पड़ेगी उसके लिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 के प्लस 18 मॉलिक्यूल ATP और बनाते हैं C6H12O6, साथ में इसमें 6H2O ये भी प्रोड्यूस होते हैं। अब इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ कंबाइन करें, एक तरफ जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट है उनको एक साथ देखें, तो इस लाइट रिएक्शन में ये दोनों मिलकर ही तो फोटोसिंथेसिस है। इसमें जो प्रोडक्ट बने हैं ये डार्क रिएक्शन में काम में आ गए, यूज में आ गए। तो इस तरह से देखें तो फोटोसिंथेसिस में एक बार ये बने एक बार काम में आ गए, इसलिए ये ना तो प्रोडक्ट या ना ये रिएक्टेंट में लिखे जाएंगे। रिएक्टेंट में फिर बचे क्या, 6CO2 12H2O, ये लाइट और क्लोरोफिल ये, और प्रोडक्ट के रूप में C6H12O6 6H2O एंड 6O2। इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है। अब डार्क रिएक्शन जो है इसमें हम पढ़ रहे थे, डार्क रिएक्शन को कार्बन एसिमिलेशन भी कहा जाता है। तो एसिमिलेशन इसको कार्बन एसिमिलेशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 6CO2 जो है इनको किया जाता है एसिमिलेट किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अब इसके तरीके हमने पढ़े थे, अलग अलग तरीके से ये होता है। एक C3 साइकिल में पढ़ा था, RUMP जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो ATP को यूज में लेकर कन्वर्ट होता है RUBP में। फिर RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या बनाते हैं, PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो होती है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रूबिस्को एंजाइम हमने कार्बोक्सिलेज लिखा था, पूरा नाम लिखा जाए तो वो होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये फिर डाई PGA 12 मॉलिक्यूल डाई PGA के बनाएंगे। फिर ये 12 मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे PGAL के, और PGAL के आउट ऑफ 12 PGAL मॉलिक्यूल्स ओनली 2 PGA मॉलिक्यूल्स जो है प्रोड्यूस C6 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर, इसका फॉर्मेशन करते हैं। और रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ PGL जो हैं वो क्या करते हैं, रीओरिजन या रीजनरेशन करते हैं किसका, RUMP का। ये था C3 साइकिल। C4 साइकिल जो है वो हमने पढ़ा था। C4 साइकिल में ये जो पूरी प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है, वो 2 बार होता है, 2 अलग अलग जगह पर होता है। पहले होता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में क्या होगा,
मेसोफिल सेल में CO2 जो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब की जाती है 6 मॉलिक्यूल, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं या वो लिए जाते हैं किसके द्वारा? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर बनाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड यहाँ से फिर इंटर हो जाता है दूसरी सेल जो इसके टच में इनर साइड में होती है, जिसे कहते हैं हमें बंडल शीथ सेल। उस बंडल शीथ सेल में मैलिक अम्ल जाता है और मैलिक अम्ल यहाँ पर डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाती है, 6 बार इसको दोहरा दें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलेंगे। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर इंटर हो जाते हैं C3 साइकिल में। ये साइकिल यहाँ पर होता है बंडल शीथ सेल में। C3 साइकिल में ये एंटर होंगे, जिसमें RuBP जो है वो PGA बनाएगा, PGA से PgAl बनेगा और फिर उससे क्या बनेगा? C6H12O6। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन जो है वो 2 बार होता है। पायरुविक एसिड वापस इसमें बदल जाता है, एक बार मेसोफिल सेल में और दूसरी बार बंडल शीथ सेल में। यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम है, तो रूबिस्को एंजाइम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बचा हुआ रहता है। एक फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में ही, उसके लिए ये चीज जो है वो ध्यान में रखने। तो ये 2 तरीके जो हैं वो हमने पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के। अब यहाँ पर एक तीसरा तरीका जो है इसको हम पढ़ते हैं, या तीसरा जो पाथ है उसको हमें स्टडी आज की क्लास में हम करेंगे, जो कहलाता है CAM साइकिल। द थर्ड टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन इज नोन एज ए काम साइकिल। CAM साइकिल ये एक एब्रेवेशन है, इसको हम पूरा एक साथ, एब्रेवेशन यानी एक संक्षिप्त नाम है, इसका पूरा नाम यदि हम देखें तो पूरा नाम होगा इसका क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म CAM, इसके बेसिस पर ये नाम जो है वो इसको दिया गया है। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो मिलता है जिन प्लांट में, वो नॉर्मली कौन सी फैमिली के प्लांट हैं? क्रेसुलेसी फैमिली के। तो क्रेसुलेसी फैमिली के जो प्लांट हैं जो फ्लेसी कंडीशन में पाए जाते हैं, जिनमें पत्तियां जो हैं वो कैसी होती हैं? फ्लेसी, मांसल टाइप की होती हैं, फूली हुई होती हैं, जैसे ग्वारपाठा होता है, अगेव वगैरह, एलोए वगैरह, उनके अंदर ये मेटाबॉलिज्म जो है वो मिलती है। और ये इस तरह के प्लांट जो है वो नॉर्मली ड्राई कंडीशन या ड्राई एटमॉस्फेयर जो होता है वहां पर उगते हैं। अब ड्राई कंडीशन में उगने वाले ये जो प्लांट हैं, इनमें पत्तियां जो हैं, लीव्स जो हैं वो कैसी होती हैं? फ्लेसी टाइप के होते हैं, थिक होती हैं और पल्पी होती हैं। वो अपने अंदर श्लेष्मा वगैरह को स्टोर करके रखती हैं। ये उनमें मिलने वाला एक अडेप्टेशन है। इसके कारण से पत्तियां वगैरह को झाड़ देते हैं और फ्लेसी हो जाते हैं और श्लेष्मा को स्टोर करके रखते हैं, जो वाटर को क्या करता है? स्टोर करके रखने का काम करती है। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए पत्तियां जो है वो फ्लेसी टाइप की होती हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट ड्राई कंडीशन में उगते हैं जहां पर वाटर की लैक मिलती है, कमी मिलती है। तो वाटर लैक कंडीशन में ये उगते हैं, इसलिए इनमें पत्तियां जो है वो फ्लेसी टाइप की होती हैं। इनमें एक और अडेप्टेशन मिलता है, इनमें जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, वो स्टोमेटा नॉर्मल स्टोमेटा से अलग होते हैं। स्टोमेटा की मैकेनिज्म जो है वो इसमें अलग टाइप की होती है। इस टाइप के जो स्टोमेटा हैं, इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा मिलते हैं उनको कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जो है, इनकी खासियत क्या होती है? ये स्टोमेटा जो है वो नाइट में ओपन होते हैं, यानी ओपन इन नाइट। स्टोमेटा दैट्स आर ओपन इन नाइट कॉल्ड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब नॉर्मली कंडीशन में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा जो है वो तो दिन के समय खुलते हैं, लेकिन इनमें रात के समय खुलते हैं। अब रात के समय खुलने से यहाँ पर इनको फायदा क्या होगा? इनका जो लाभ है, इंपोर्टेंस है इसका स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का, वो क्या हो गया कि रात के समय खुलते हैं जब ठंड होती है, टेम्परेचर जो है वो लो होता है, उस कंडीशन में उसके कारण से फोटोसिंथेसिस जो है वो लो हो जाता है, तो वाटर लॉस इससे कम होता है। लेकिन दूसरी दिक्कत क्या आती है? स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेज जो हैं उनका एक्सचेंज होता है, यानी CO2 को अंदर लेना, CO2 की एंट्री जो है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होती है।
अब यदि स्टोमेटा नाइट के टाइम पर खुले हैं, रात के समय यदि खुले हैं, तो रात के समय जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात के समय अवेलेबल होगी, लेकिन रात के समय लाइट नहीं होती है, सनलाइट जो है वो नहीं होगी, डार्क कंडीशन होती है। उस कंडीशन में फिर लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट की आवश्यकता होती है वो तो मिलती है दिन के समय इन प्लांट्स में, जबकि CO2 जो चाहिए लाइट मिलती है लाइट रिएक्शन की, वो तो दिन के समय CO2 मिलती है या अवेलेबल होती है कभी रात के समय। तो इनमें ऐसी मैकेनिज्म होती है कि लाइट रिएक्शन जो है वो तो दिन में होती है, डार्क रिएक्शन जो है वो भी दिन में ही होती है, लेकिन CO2 का पहला असिमिलेशन जो है वो कब होता है? रात के समय हो जाता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म को हम देखें, इन प्लांट्स में जो फ्लैशी लीव्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं, एक ही सेल में होगी ये पूरी प्रोसेस जो है, यूं नहीं कि C4 प्लांट्स की तरह से दो अलग अलग सेल्स में हो, एक ही सेल में ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होगी। इस सेल में ये कंप्लीट कैसे होगी प्रोसेस, इसको देखें। जब रात के समय स्टोमेटा, नाइट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, नाइट कंडीशन हो उस समय इन नाइट स्टोमेटा ओपन, तो उस कंडीशन में देखें, उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर होती है, कहां पर? सेल्स में, और इंटर होगी तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर ले लिया जाएगा, इसके साथ में रिएक्शन करेगा PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो CO2 को लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। जैसा इनमें होता है सेम वैसा ही इसी तरह से, लेकिन ये कंडीशन ये होगा कब? रात के समय, जबकि यहाँ C4 प्लांट में ये दिन के समय होता है। तो रात के समय CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है और 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेता है 4 कार्बन वाले कंपाउंड में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो NADPH2 को यूज में लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड जो है यहाँ पर आगे की जो रिएक्शन है, यानी ये भी यही इसी सेल में होगी, लेकिन कब? दिन के समय। मैलिक एसिड रात के समय बनता रहता है, तो रात के समय मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह से एसिमिलेट या स्टोर हो जाती है मैलिक एसिड में। और फिर जब दिन के समय लाइट रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में, डे टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है NADPH2 ATP वगैरह ये बनते हैं और ये रिएक्शन होगी। तो इसके लिए CO2 चाहिए, वो CO2 मैलिक अम्ल जो है वो डिकम्पोज होगा और बनाएगा क्या? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड में ये डिकम्पोज होता है, CO2 को रिलीज करता है, वो CO2 फिर इस C3 साइकिल में इंटर हो जाती है और ये C3 साइकिल में इंटर होकर क्या बना देती है? C6H12O6। पायरुविक एसिड जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? PEP में। तो रात के समय तो फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? मैलिक एसिड में, नाइट कंडीशन में, और दिन के समय मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट में, और रात के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की गई है उसे दिन के समय जो है वो एसिमिलेट कर दिया जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर सेल में लिया तो जाएगा नाइट कंडीशन में जब स्टोमेटा ओपन होंगे, लेकिन उसको एसिमिलेट किया जाएगा कब? जब दिन के समय, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं उस कंडीशन में। तो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है ग्लूकोज में, लेकिन उस समय स्टोमेटा चाहे क्लोज हो, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो जाती है मैलिक एसिड से, जिन्होंने रात को इसको स्टोर करके रख लिया था। इस तरह का ये जो साइकिल है वो क्या कहलाता है? CAM साइकिल। इस तरह का साइकिल जो है वो मिलता है किनमें? जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, क्रेसुलेसी कुल के या क्रेसुलेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें मिलता है। कुछ कैम प्लांट जो हैं उनके एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो जैसे अगेव ऐसा प्लांट है जिसमें CAM साइकिल जो है वो मिलता है। अगेव के अलावा यक्का भी इसी तरह का एक प्लांट है, यक्का है, क्रेसुला है, इस तरह के प्लांट जो हैं वो इनके अंदर आते हैं। तो ये CAM प्लांट्स जो है ये इनको कहा जाता है। तो ये एक टॉपिक CAM साइकिल जो है वो हमने पढ़ा। इस तरह से फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन जो है वो हमने देखी, जिसमें किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन वगैरह होता है वो सारा हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद में आगे हमें इसमें एक और अलग नया टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं फोटो
रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो अगले टॉपिक के अंदर हमें पढ़ेंगे। अब ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है इसकी स्टडी यहाँ पर करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है उसके अंदर जो जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ध्यान में रखोगे, जो नोट्स में आपको लिखवाए हुए हैं। एक थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको हम नहीं देखेंगे। इसके लिए पहले हमें रेस्पिरेशन जो है इसको देखते हैं। रेस्पिरेशन ये अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रेस्पिरेशन का ही होगा। रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है उसको यदि हम देखें तो इस तरह से लिखा जाता है C6H12O6 in the presence of a O2 decompose into CO2 6H2O and produce ATP या कह सकते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। और ये एनर्जी जो है वो कैसे आएगी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मेनली ग्लूकोज, अदर सबस्ट्रेट भी होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कह सकते हैं इसमें हम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाई एनर्जी वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये डीकम्पोज होकर सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये साथ में क्या करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन इससे अलग है। फोटो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन हम वर्ड यूज में ले रहे हैं, इसकी रेस्पिरेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, इसमें भी फोटो रेस्पिरेशन में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या होंगे, डीकम्पोज होंगे। ये प्रोड्यूस करें जरूरी नहीं है, सिंपल कंपाउंड में डीकम्पोज होंगे, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट हो, तेज प्रकाश हो, तो उस कंडीशन में ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। उस कंडीशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डीकम्पोज होते हैं, बट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज नॉट। एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और डीकम्पोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसे ही क्या कहा जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of a sunlight, CO2 ऑक्सीजन जो है, O2 ऑक्सीडाइज कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन कंपाउंड को क्या करती है, तोड़ देती है, बट डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ ए लाइट, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज या ऑक्सीजन डीकम्पोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सिंपल कंपाउंड्स, बट डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। ये भी पूरी एक कॉम्प्लेक्स साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसमें अलग अलग रिएक्शन या अलग अलग स्टेप बाय स्टेप जो है वो कई सारी रिएक्शन होते हैं। इस पूरे पाथ को, फोटो रेस्पिरेशन का जो पाथ है, इस पाथ की स्टडी जो है वो करने वाले दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम ध्यान में रख लें, डेकर एंड टीओ। तो डेकर और टीओ जो है इन्होंने इस पाथ की स्टडी की थी और उन्होंने ही इस पाथ के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी वगैरह करके जो है इसमें होने वाली प्रोसेस के बारे में बताया था। लेकिन अपने सिलेबस में ये पूरा दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखें। डेकर और टीओ ने ये बताया कि फोटो रेस्पिरेशन की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं वो 3 अलग अलग साइटो ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होते हैं। 3 अलग अलग साइटो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड वन इज ए पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में मिलाकर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन यूनिट की तरह से ये तीनों साइटो ऑर्गेनेल जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम आर कंबाइंड एंड एक्ट एज ए फोटो रेस्पिरेशन यूनिट। फोटो रेस्पिरेशन यूनिट की तरह से ये काम करेंगे। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक और भी नाम दिया जाता है, इसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव क्यों? वैसे तो देखा जाए तो रेस्पिरेशन जो है वो भी डिस्ट्रक्टिव ही है, उसमें भी डीकम्पोजिशन होता है या डीकम्पोज किया जाता है किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फूड जो है वो नष्ट होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये रेस्पिरेशन से अलग है।
फोटो रेस्पिरेशन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन एनर्जी भी तो उल्टे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसलिए किसी काम की नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके कुछ और भी नाम हैं, लेकिन उसके लिए इसका जो कारण है उस कारण को देखें। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट जो है वो क्यों करते हैं, और ये जो है वो केवल C3 प्लांट्स में मिलता है फोटो रेस्पिरेशन, उसका भी कारण देखें। C3 प्लांट जो हैं उनके अंदर हमने पढ़ा था RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर कार्बोक्सिलेशन का जो काम करता है वो एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को एंजाइम। लेकिन ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो एक डबल ड्यूल नेचर वाला एंजाइम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन हो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो, ऐसी कंडीशन हो तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह से काम करता है। लेकिन ऐसी कंडीशनें जब O2 कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाए और टेम्परेचर भी हाई हो, तो हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर ये एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह से काम नहीं करता, ये ऑक्सीजिनेज की तरह से काम करने लगता है। कार्बोक्सिलेज तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है किसी कंपाउंड के साथ और प्रोडक्शन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन इसमें ये क्या करेगा, इसमें ये ऑक्सीजनेज एंजाइम अलग काम करता है, ये तोड़ने का काम करता है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब इस कंडीशन में ये कार्बोक्सिलेज की तरह से काम नहीं करके ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लगता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको तोड़कर क्या बनाता है, ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक एसिड बनाता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो दो कार्बन एटम वाला एक कंपाउंड होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलेट साइकिल। इसे ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। और ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड जो है इसमें दो कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसे C2 साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम का ये प्रभाव कि रुबिस्को एंजाइम हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाली कंडीशन हो तो ये ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लगता है, इसके बारे में बताया था सबसे पहले वारबर्ग ने। इसलिए रुबिस्को एंजाइम के इस इफेक्ट को वारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है। तो रीजन जो है वो क्या हो गया फोटोसिंथेसिस का, वो है ऑक्सीजन का वारबर्ग इफेक्ट। इन द हाई कंसंट्रेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, रुबिस्को एंजाइम एक्ट एज ए ऑक्सीजनेज एंड डिस्ट्रक्ट या डिकम्पोज द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट डज नॉट प्रोड्यूस ATP और एनर्जी, सो इट इज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और ये कौन सी कंडीशन में होती है, ये होती है O2 हाई कंसंट्रेशन हो तभी, इसे वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। और ये C3 प्लांट में मिलता है। उसका कारण देखें, उसका कारण ये है कि यहाँ पर मीजोफिल सेल में ही होती है डार्क रिएक्शन भी और लाइट रिएक्शन भी। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, H2O जो है वो टूटता है और O2 प्रोड्यूस होती है, तो O2 का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, और फिर CO2 जो यहाँ पर आई उस CO2 को यहाँ पर जोड़ करे और PGA बनाना RUBP से, और फिर PGAL बनाना, और फिर उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। ये जो पूरी प्रोसेस है यानी C3 साइकिल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन भी यहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी यहीं हो रहा है। अब यदि ऑक्सीजन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एंटर करेगी तो ये तुलनात्मक रूप से कम रहेगी, बल्कि ऑक्सीजन तो यहाँ बनी रही है, इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, हाई। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ जो एंजाइम काम में आता है रुबिस्को एंजाइम, वो वारबर्ग इफेक्ट के कारण से ये आगे की प्रोसेस जो है इसको करता ही नहीं है, उल्टे क्या करने लगता है, ये दिखाने लगता है, वारबर्ग इफेक्ट के कारण से डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अब यहाँ पर C3 प्लांट में ये दोनों ही यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों एक ही जगह पर होती हैं, इसलिए ये केवल C3 प्लांट में मिलता है फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट में ये नहीं मिलेगा। उसका कारण देखें, C4 प्लांट में क्या था, C4 प्लांट में लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, मेसोफिल सेल में, जहाँ पर O2 का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकिन असिमिलेट कौन करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करके टेप को,
पेप्को एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, यूं रूबिस्को की तरह से ऑक्सीजनेज की तरह से काम नहीं करता और इस पर ऑक्सीजन की इंटेंसिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको असिमिलेट कर देता है और मैलिक एसिड में भेज देता है। अब मैलिक एसिड जो है वो यहाँ पर CO2 को रिलीज करता है और वो फिर C3 चक्कर में इंटर होती है जहां रूबिस्को एंजाइम काम कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, इसलिए O2 कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, लो। तो लाइट रिएक्शन जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर तो रूबिस्को एंजाइम है ही नहीं। रूबिस्को एंजाइम जहां पर है वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है और ऑक्सीजन जो है वो मैलिक अम्ल के थ्रू छोड़ी जा रही है, इसलिए रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह से ही काम करता है, सॉरी कार्बोक्सिलेज की तरह से ही काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह से काम करता ही नहीं है। किनमें? C4 प्लांट्स में। इसलिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, फोटो रेस्पिरेशन इनके अंदर नहीं मिलेगा। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इनको ध्यान में रख लें। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो क्या हो गई, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड into simple compounds but does not produce energy, so this process is called photorespiration. It is a destructive reaction. The complete study of all reaction of photosynthesis done by Decker and TO. Decker और TO जो है उन्होंने इसकी कंप्लीट स्टडी की थी। ये 3 अलग अलग साइटो ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। केवल C3 प्लांट्स में होती है। C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन की हाई इंटेंसिटी होने पर रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की बजाय ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लगता है और ग्लाइकोलिक एसिड का प्रोडक्शन करता है जो 2 कार्बन एटम वाला एक कंपाउंड है, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। और ऑक्सीजन की इंटेंसिटी हाई होने पर रूबिस्को का ऑक्सीजनेज की तरह से काम करना, ये इफेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, वारबर्ग इफेक्ट। तो ये फोटो रेस्पिरेशन और इससे पहले CAM साइकिल जो है इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में इस टॉपिक में या इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनकी स्टडी जो हम आगे की क्लासेज में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।